के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस चलेंगे डिबेट में और हमारे साथ दिनेश सिंह जी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सबसे पहले दिनेश जी के पास चलते हैं, उसके बाद फिर तमाम मेहमान। दिनेश जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ऋतु जी, आपसे मेरा सवाल है कि अभी जैसा कि डिबेट में पैनल में तमाम लोगों ने कहा, अभी सैयद जवाद ने कहा, आपने कहा, सैयद ने पहले कहा कि हम अपनी बारी का भी इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई तो हम पारी का इंतजार भी कर रहे हैं कि हमें जब दूसरा टर्म मिलेगा तब हम जातिगत जनगणना और साथ ही ओबीसी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात करेंगे। जनता क्यों विश्वास करे जहां ऑलरेडी 75 साल में आपने नहीं किया, आगे क्यों वोट करके आप पे भरोसा करे? जल्दी से नहीं ऋतु जी, उनका टाइम है। धनंजय जी पहले ऋतु बोल रहे, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। ऋतु जी, राहुल गांधी आज के समय में वो नाम बन चुका है जिसकी बात की क्रेडिबिलिटी है, जिसकी बात की विश्वसनीयता है। अगर राहुल गांधी कुछ कहते हैं तो भारत की जनता को भी समझ में आता है कि अगर ये व्यक्ति कुछ कह रहा है तो जरूर कुछ कॉन्क्रीट इसमें होगा। और राहुल गांधी ने अगर ये बोल दिया कि जातीय जनगणना हम 2024 में कराएंगे जब हमारी सरकार आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि कराएंगे। ये कोई मोदी जी के जुमले नहीं है, ये राहुल गांधी की बात है। आज तक जितनी भी बातें बोली है वो करके दिखाई है। चाहे कर्नाटक में ले लीजिए, चाहे हिमाचल में ले लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ में ले लीजिए, हर जगह उन्होंने दिखाया है कि उनकी बात की विश्वसनीयता है और उस पर जनता जो है विश्वास करती है। तो ये राहुल गांधी की बात है। दूसरी बात है कि ओबीसी के खिलाफ ये आज से नहीं है, ओबीसी के खिलाफ ये हमेशा से है। जब वीपी सिंह की सरकार थी, लगातार अडवाणी जी उनको सुई चुभोते रहे। जब वो मंडल कमीशन लेकर आए, जब रिपोर्ट उन्होंने जो है लागू करने की बात की, उसके बाद ये उनसे समर्थन वापस ले लेते हैं और रथ लेके टोयोटा का निकल जाते हैं, पूरे देश को गृह युद्ध की स्थिति में डाल ले। और आप बताइए, जो हजारों लोग मरे, जो टोयोटा यात्रा निकाली थी, उसमें कौन लोग थे मरने वाले? सब ओबीसी, एससी और एसटी थे। और उन्हीं में जो है उमा भारती और कल्याण सिंह को इन्होंने चेहरा बनाया। आज कहाँ है उमा भारती? कल्याण सिंह का क्या किया इन्होंने? क्या वो ओबीसी नहीं थे? और ओबीसी का क्या करते हैं ये लोग? अभी देख लीजिए मध्य प्रदेश में शिवराज जी की हालत देख लीजिए, क्या कर दी। 2 लिस्ट निकल आ जाती है और शिवराज जी का नाम नहीं है, जो पिछले 4 बार से मुख्यमंत्री है। ये इनकी नजर में जो है। चलिए धनंजय गिरी बोलिए। प्रीति जी, आदतन मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मेरे बीच में भी कोई नहीं बोले। जैसे कि बहन ने कहा कि 8 मार्च को महिला दिवस था तो उस दिन करते थे। पिछले 65 सालों में 8 मार्च नहीं आया। 8 मार्च 65 सालों के बाद ही आया, पहली बात। दूसरी बात, कह रहे हैं कि पिछड़ों के भाई राहुल गांधी ने माफी मांगी। राहुल गांधी किस किस बात के लिए माफी मांगी? काका कालेलकर की रिपोर्ट जो पंडित नेहरू ने ठंडे बस्ते में डाली, उसके लिए माफी मांगेंगे? या मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो इंदिरा गांधी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था? या 90 में राहुल गांधी ने सदन के पटल पे विरोध किया था, उसके लिए माफी मांगेंगे? कि सोनिया गांधी जी ने शरद यादव और तमाम लोगों की डिमांड में कहा था कि कोटा विद इन कोटा हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम उसके लिए तैयार नहीं है। दूसरा, मंडल कमीशन हमारे आलिम भाई साहब नहीं बता पा रहे थे, 1979 में मंडल कमीशन जब फॉर्म हुआ, मोरारजी देसाई जी के गवर्नमेंट थी। उस समय हमारे 2 मंत्री थे, सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी उस समय विदेश मंत्री थे और लाल कृष्ण आडवाणी उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थे। जो मंडल कमीशन जब बना तब हमारे 2 मंत्री थे उस समय। जब कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट से पास हुआ तो मंत्रियों की सहमति से पास होता है, इतना कॉमन सेंस सबको होता है, पहली बात। दूसरा बात, जब ये मंडल कमीशन इम्प्लीमेंटेशन में आया, प्लीज गलत बात है, 2 सांसद बिल्कुल गलत बात, दोनों सांसद ने क्यों विरोध कर दिया आकर के उसके बारे में बताएंगे नहीं। 90 के बाद की राजनीति। अच्छा, एक बार सुन लेते हैं, धनंजय जी को सुन लेते हैं, एक सेकंड सुन लेते हैं, फिर आपकी बात सुनेंगे। एक सेकंड। कपड़ा उतर गया, मैं पूछता राजा मंडल कमीशन का बना बताने के जानते ही नहीं है, बीच में बोलना है, झूठ बोलना। अरे झूठ बोला है तो थोड़ा तेज बोलिए धनंजय गिरी, एक सेकंड दीजिए। सैयद जवाद आपके पास, एक सेकंड, थोड़ा तेज बोलिए धनंजय गिरी जी, थोड़ा तेज बोलिए। पीछे जरा ऑडियो बढ़ाइए, ऑडियो तेज कीजिए थोड़ा। प्रीति जी, जब मंडल कमीशन बना उस समय मोरारजी देसाई की सरकार में हमारे 2 मंत्री थे, सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी। जब मंडल कमीशन इंप्लीमेंट होता है तो हमारे 79 सांसद होते हैं और हम उनके साथ खड़े होते हैं। दूसरा, जिस बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में जातिगत और उस समय सदन के पटल पर 63 सांसद थे जिनको आपने
जिनको जो आपने समर्थन वापस लिया था। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। तो पहले आंकड़े तो सही करो, आपको तो अपनी पार्टी के आंकड़े नहीं पता है। आपको तो ये भी नहीं पता आपके कितने सांसद थे। आपके जितने अरे धनंजय जी, पहले आंकड़े तो सही करके आओ। आपको तो ये भी नहीं पता आपके सांसद कितने थे। आपको तो ये भी नहीं पता कि आपके सांसद कितने थे और कितने। अभी आपकी तरह आंकड़े तो सही करो कम से कम। आपके किस राज्य में कितने चलिए, सही है जवाब। सेक्रेटरी है तो आप बता नहीं पाते। देखिए आज मुझे लगता है अच्छा ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। अब आप शांति से पहले कंप्लीट कर लीजिए। सब बीच में आप लोग मत बोलिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। बोलिए। बिहार की जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना कैबिनेट से कब पास हुई? जब हम भी साथ में थे, जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार थी, तब वहां जातिगत जनगणना पास हुआ और हमारे 2 डिप्टी सीएम और जदयू से ज्यादा हमारे एमएलए, ज्यादा मंत्री थे, तब ये पास हुआ। बिहार में आज तक पैर पटक रहे हो, आज तक पैर पटक रहे हो बिहार में। बिहार की जनता ने स्वीकार नहीं किया आज तक, और आपको ये बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ा दर्द है कि बिहार को आज तक इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया। आपने लाख कोशिशें कर ली, आपने लाख कोशिशें कर ली, लेकिन बिहार आपके जुमलेबाजी में नहीं आया। बिहार आएगा भी नहीं आपकी जुमलेबाजी में, आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। अरे आपके पास उतने सांसद नहीं जितना हमारे अकेले ओबीसी है। आपके पास गिनती के सांसद उतने नहीं है, हमारे पास उससे ज्यादा ओबीसी के सांसद। अरे आपके जनरल सांसद बोल नहीं पाते। आपका कौन सा सांसद एक तो बता दो जो बोल पाता है। किसी को बोलने का अधिकार है, या तो फिर रमेश बिजूड़ी जैसे जो बोलते हैं औकात बाहर रहती है उन्हें। सही है जवाब, पूरा केस करा राहुल, सही है जवाब। अपनी बात रखने प्लीज। ये मजाक नहीं होगा, मसला क्या है? अच्छा धनंजय जी, अब जरा सही जवाब को भी सुन लें। धनंजय गिरी जी ने कहा कि मंडल कमीशन कब आया चीज है, कल की बातें करेंगे कल वाले, कल की बातें करेंगे कल वाले, वश तुम आज की बात करो। 1969 से लेकर के 90 तक की राजनीति और 90 के बाद 91-92 की राजनीति, और उसके बाद तमाम, अभी ऋतु जी भी जिक्र कर रही थी, सबने वो रथ यात्राएं भी देखी और मंडल कमंडल की भी राजनीति देखी, और जो है 89 से लेकर के 91 तक कश्मीर के अंदर से लेकर के सारी राजनीतियां देखी, जिसके ऊपर आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। मसला आज का है, आज की बात करिए। आज जो मौजू उठाए जा रहे हैं, जिन मुद्दों के ऊपर आपसे सवाल करे जा रहे हैं, उन सवालों के जवाबों से क्यों भाग रही भारतीय जनता पार्टी? सवाल ये पैदा होता है। और आप कह रहे थे कि भाई साहब आपने जो है जातीय जनगणना का समर्थन करा, तो माफ करिएगा, आपको बता दूं, फिर मैं आपको कह रहा हूं, फैक्चुअली चेक कर लीजिएगा। आदरणीय मोहन भागवत जी ने इसका विरोध करा और उन्होंने ये कहा कि हमें समीक्षा करनी चाहिए। अब देखिए, अगर मैं बोलूंगा आपकी आवाज थोड़ी देर बाद तेज हुई, फिर आपकी आवाज तेज हो जाएगी, सवालों के जवाब आप दे नहीं पाएंगे। शांति पूरा सुनिए। अरे अच्छा बोलने दीजिए। धनंजय जी, अगर मेरी आवाज किसी का आवाज सुनाई नहीं देगी, आपको आवाज फिर सुनाई नहीं देगी। 2015 के अंदर आदरणीय मोहन भागवत जी ने ये कहा कि हमको जो है अब आरक्षण की समीक्षा करनी चाहिए, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ लीजिए, एक एक कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, क्योंकि जो कैडर है आरएसएस का। अरे रुक जाइए, शांति। अभी देखिए रंदा लगाया उन्होंने, अभी रंदा लगाया, बहुत तकलीफ है। ये रंधे की तकलीफ है, ये रंधे की तकलीफ है। अरे कहाँ राहुल गांधी ने कील ठोक दी जो इतना चलने लगे, बताइए। क्या दिनेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए? रुक जाइए दिनेश सिंह, एक सेकेंड रुक जाइए प्लीज। धनंजय जी प्लीज, हमारे साथ दिनेश सिंह जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। ये ओबीसी वाला जो फैक्टर है दिनेश जी, ओबीसी वाला फैक्टर, ये विधानसभा चुनाव में और साथ ही लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों को कहां लेकर के जाएगा? बीजेपी अपनी दलीलें दे रही है, उनके पास फैक्ट्स है कि भैया हमने देखो 2014 से हमारे पास कितने सारे ओबीसी के ऑफिसर, सचिव और मुख्य सचिव रहे हैं। आप लोगों ने एससी, एसटी और ओबीसी के साथ कौन से सचिव क्या कहा, कब दिए हैं, उसका डेटा आप देख लीजिए। क्या कहेंगे, कहां जाएगा ये ओबीसी वाला जो फैक्टर है, ये विधानसभा और लोकसभा चुनाव? देखिए, मैं अभी थोड़ी सुन पाया डिबेट, अभी जैसे ज्वाइन किया, तो देखिए मैं समझने की बात में उसमें तो बात आती है, लेकिन एक चीज ये है कि जैसे कि मौसम के हिसाब से चीजें जो की जाए,
तो समझ नहीं आता कि मतलब कि क्या वोटर्स को भेड़ बकरी समझ के जिस तरीके से हाँका जाए तो उस तरह के हाँकने का मौसम चल रहा है क्या? तो इस तरह की चीजें समझ नहीं आती। जैसे अगर वोट शेयर के हिसाब से अगर चले तो इस वक्त जो है ओबीसी देश में प्रीति जी करीब 42% से कुछ ऊपर पड़ गए थे, और उनके बारे में कौन कितनी योजना लेके क्या लेके वो तो समझ से बात है। मैं थोड़ा आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे अगर ईयर 2004 से लेकर 2019 तक अगर 4 चुनाव अगर देखे जाए तो उसमें 2004 में कांग्रेस के पास में देखिए 24% मतलब जो है वोट शेयरिंग का था ओबीसी का, और बीजेपी के पास था 23%। उसके बाद 2009 में है तो 2009 में वो बरकरार रखा कांग्रेस ने अपना 24%, और बीजेपी का थोड़ा कम हुआ 23%। उसका 2014 में प्रीति जी 15% जो है ओबीसी मतलब कि 9% वोट प्रतिशत जो है भाजपा का कांग्रेस का घट गया, और भाजपा का बढ़ गया, वो बन गया 34%। उसके बाद 2019 की बात आते हैं, इससे ठीक पहले वाला जो लोकसभा चुनाव, उस वक्त 15% मतलब घट के सीधा कितना नीचे पहुंच गया, 10% के आसपास नीचे पहुंच करके, और 15% जो है वो उनका पहुंचा कांग्रेस का, और भाजपा का बढ़ के बन गया 44%। तो अब इसमें दूसरा देखिए राहुल गांधी बार बार ये बोलते हैं कि ठीक है कि ओबीसी के और सिर्फ 3% जो है मतलब सिर्फ 3 सेक्रेटरीज हैं। तो देखिए कहने की बात ये समझे कि सेक्रेटरी जो है वो उनको शायद जानकारी नहीं होगी राहुल गांधी जी की, या होता है कि मतलब उस तरीके से किससे क्या बोलना चाह रहे हैं। जो ओबीसी किसी कोटा के तहत या किसी के तहत जो है उस तरीके से ओबीसी के सेक्रेटरी नहीं बनते हैं। सेक्रेटरी जो बनते हैं तो अपनी काबिलियत से बनते हैं, वो किसी भी तरह की किसी भी जाति किसी भी धर्म के होते हैं। तो देखिए कि इस तरह के मतलब कि दुधारू गाय समझ के मतलब किसी समाज को मतलब दूध निकालने वाला काम जो है पार्टीज ना करें, वो ठीक रहेगा। तो दूसरे देखिए अपने जो मुद्दे हैं वो लेकर के हैं, ठीक है कि वो भी ओबीसी समझ, जैसे अभी थोड़े दिन पहले विश्वकर्मा योजना जो है पीएम मोदी लेकर गए, जिसमें उन्होंने बोला कि 40% ओबीसी जो है उनको 42% ओबीसी जो है उनको हम अलग अलग तरीके से, चाहे कोई बढ़ई है चाहे कोई कुमार है कुछ भी है, तो वो हर वर्ग दिनेश जी आपसे सवाल पूछ रही हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता ऋतु चौधरी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपसे सवाल पूछ रही हैं। ऋतु जी बोलिए। आप ये कह रहे हैं कि ओबीसी के अंदर काबिलियत नहीं है इसलिए वो सेक्रेटरी नहीं बने, क्योंकि सेक्रेटरी तो काबिलियत से बनते हैं, तो ओबीसी के अंदर काबिलियत नहीं है आपके हिसाब से। ऋतु जी प्रश्न करें, लेकिन प्रश्न जो है ना वाजिब और जायज हो तो करें। वाजिब और जायज ही है नहीं सुन आप लोगों का यही रहता है। आपको लगता है कि ना एससी काबिल है ना एसटी काबिल है ना ओबीसी काबिल है, केवल काबिल है तो बस आप ही अरे प्रश्न काबिल हो बस। लेकिन ऋतु जी ये तो डेटा में है ही नहीं। मैंने तो डेटा दिया, उसमें तो है कि जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे उस समय एससी एसटी के एक भी सचिव पीएम वहाँ काम नहीं करते थे। ये आपके टाइम पे होता था, ये काबिलियत कांग्रेस के टाइम पे होता था ऋतु जी, यही तो मैं कह रही हूँ। प्रीति ये काबिलियत की लड़ाई है जो सालों से देश में लड़ी जा रही है। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे ऋतु जी 1985 से 89 में, उस समय सरकार में कोई भी सचिव और मुख्य सचिव एससी और एसटी कैटेगरी का नहीं था। मैं जवाब देना चाहूंगा प्लीज। देखिए उस वक्त आरक्षण ही नहीं था, उस वक्त आरक्षण का 1990 के अंदर आया, लड़ाई लड़ी गई, इतना लंबा आंदोलन चला 1989 से लेकर के 91 92 90 के अंदर। अरे नहीं मुझे पता ये सालों से लड़ी जा रही है, और आप जो हम जो है काबिल है और आप ये कहते हो कि काबिल नहीं है। ऋतु जी ऋतु जी मैं आपको सम्मान बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपको सम्मान बोलना चाह रहा हूँ ऋतु जी, समझिए बात को। आपने जो प्रश्न किया उसका बीच में आप चली गई, तो मैं आपको दोबारा वैसा सम्मान बोलना चाह रहा हूँ। काबिलियत की बातचीत में नहीं था, वो मैंने सर ये बताया उसी को लेकर के मैं खुद ओबीसी हूँ, तो मैं काय के लिए बोलूंगा उसी को लेकर मतलब किस बात कर रही है आप जस्ट फॉर सेक ऑफ क्वेश्चन नहीं करें ना, उसे क्वेश्चन जो करें तो उसका जवाब भी लें। तो वही पूंजीवाद की लड़ाई हो जाती है, फिर पूंजीवादियों को दे दी जाती है सारी चीजें। यही तो लड़ाई है, दुधारू गाय की तरह आप दूध निकालने के लिए किसी जाति का काम करें, यही है कि आप जो है शिक्षा का अधिकार नहीं दे रहे हो, एससी एसटी ओबीसी को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो वो कैसे आएगा? इसका जवाब देंगे धनंजय गिरी जी, प्रवक्ता बीजेपी के। आज तक सुनिए आज तक आरएसएस का कोई भी अध्यक्ष जितने भी चुने गए, एक अपर कास्ट की जो है अच्छा आपने वो मानसिकता रखने वाले आरोप लगाया है, तो जवाब भी ले लीजिए। धनंजय गिरी जी से जवाब ले लीजिए। धनंजय जी जवाब दीजिए। आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग शिक्षा को बढ़ावा नहीं देते। प्रीति जी, जो इस पैनल पर व्यवहार है यही देश में कांग्रेस का व्यवहार है। एक पिछड़े समाज के व्यक्ति को आपने बुलाया है इस पर बात करने के लिए, तो कांग्रेस का सच उजागर हो रहा है, तो कांग्रेस उनको बोलने नहीं दे रही।
वो जिनमें बात कर रहे हैं, जिनमें डाटा रख रहे हैं। और पिछड़े समाज के प्रधानमंत्री या पिछड़े हो या पिछड़े समाज के पैनल पर बैठा हुआ पिछड़े समाज की तो कांग्रेस का प्रधानमंत्री जी चरित्र भी आपके है, सामने, वो भी नहीं कांग्रेस ओबीसी का की बात चरित्र करते हैं। सामने। देखिए, पिछड़े मुझे बोलना ऐसे चाहिए। हम तो पिछड़े ये समाज के बदतमीजी हुकूक कांग्रेस की ही बात कर रहे हैं, ये आप तो उसके बदतमीजी खिलाफ और डेटा लेकर बेगैरती आए हैं। कांग्रेस के लोग ही कर सकते हैं। आपको ये क्यों, कांग्रेस आपको के क्या लोग ही तकलीफ है? आप क्यों नहीं बदतमीजी और बोलते कि बेगैरती ओबीसी कर को सकते उनका हक मिलना चाहिए? आप खुल के बोलिए हैं। ना। अरे खुद ओबीसी से हैं। अरे प्रीति जी, चलिए आप डिबेट में बोलिए खुद धनंजय ओबीसी जी, से हैं। ओबीसी को उनका आप हक खुद मिलना ओबीसी से हैं। चाहिए। हाँ, बोलिए बिल्कुल, प्रीति जी हमारे के हक शो की बात में। आप करेंगी। हमारे हम हक की दिलवाएंगे बात हमारे हक। प्रधानमंत्री कर रहे हैं। बोलिए, बोलते हमारे क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आरएसएस का प्रमुख ओबीसी को बनाएंगे, अरे भाई, आरएसएस का प्रमुख ओबीसी को बनाएंगे। अरे नाटक मत बोलिए करिए, ना, नाटक मत बोलिए करिए, ना। नाटक मत अरे करिए। बोलिए। कांग्रेस इतना नाटक क्या कर हो रही है, गया उसके भैया? गाँव से मुंह में बोलने दही जा जम रही गया है। क्या? हमारे यहाँ बिहार में आरएसएस कहावत का है, प्रमुख कि ओबीसी बच्चे को की मौत बनाएंगे पे अब की डांडे बारी। हमला करती है। आरएसएस माँ का से ज्यादा प्रमुख डांडे ओबीसी को चिल्लाती बनाएंगे है। अब की बारी। हमारे बोलो। यहाँ बिहार में कहावत अरे है बोलो। कि बच्चे की मौत पे डांडे अरे चिल्लाती बोलो है। ना। अरे बोलो। अरे पिछड़े समाज के व्यक्ति को आप बता रही है कि पिछड़ों का दर्द क्या होता है। अरे आप पिछड़े समाज के व्यक्ति को बता रही है, पिछड़े समाज के प्रधानमंत्री को आप बता रही है। आप बन जाइए आपने अध्यक्ष। पिछड़ों को पाँव आप बन समझा। जाइए अध्यक्ष। एक आदमी आप को नहीं बन लिया जाइए। कांग्रेस ने। चलिए दिनेश जी के पास चलता है। दिनेश जी उसके बाद सही जवाब। दिनेश जी अब आप लोग जी। थोड़ा शांत रहिए, दिनेश जी को बोलने दीजिए, बोलिए। प्रीति जी देखिए थे कि ऋतु जी ने कोई क्वेश्चन किया तो मैं जवाब दे रहा था। इन्होंने सीधा घुमा करके पता नहीं कौन से किस तरह कौन से डिप्लोमेसी खेल करके चले गई थे, उसका ना इन्होंने सुना ना कुछ बोला। मैंने इनको आराम से बोला कि मैंने आराम से बोला कि ऋतु जी सहसम्मान बात को सुनिए। थोड़ा तेज बोलिए दिनेश जी, थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बताएं कि मैंने सिर्फ एक ये बोला था, मैं खुद ओबीसी हूँ तो मैं ओबीसी प्रश्न क्यों उठाऊंगा जब इनका अगर वोट प्रतिशत ओबीसी का पिछड़ा 2019 के अंदर 10% जो है पिछड़ के, उससे बल्कि ज्यादा 20% जो है पिछड़ वाले 44% जो है वो भाजपा गठबंधन को मिला। आपको मिला 24%, 15% बल्कि ऐसा 24% आपका था। हम तो पहले ये तो बात आप बताए ना कि आपके उसमें कहने पिछड़ा से पहले ही आपका। कह रहे हैं कि भाजपा को लाने वाला ओबीसी है, तो फिर क्या तकलीफ है? सही ये जवाब, कहने में कि OBC सही को जवाब, हक मिलना सही चाहिए। जवाब, सही जवाब, सही जवाब। एक सवाल सही जवाब। अरे हम तो पिछड़ा बार-बार बोल रहे हैं। एक सेकेंड रुक जाइए, आप लोग आपस में उसका हक किसी को देने में कुछ क्या नहीं समझ में तकलीफ है आएगा, भाई? किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा, किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। प्लीज 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 बीच में ओवरलैप मत कीजिए, ओवरलैप नहीं। ऋतु जी प्लीज, ऋतु जी प्लीज ओवरलैप मत कीजिए, रुक जाइए एक सेकेंड। ऋतु चौधरी एक बार बोल दो। प्लीज रुक जाइए। आपके बारे ऋतु चौधरी प्लीज रुक जाइए, ओवरलैप मत कीजिए, मुझे सवाल मुझे सवाल पूछने दीजिए ऋतु चौधरी प्लीज। हाँ सुनिए, सही। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका 2009 में और 2015 में करीब करीब 24% और उसका 15% था ओबीसी वोट शेयर पूरे देश में। उसके बाद में घट करके आपका बन गया 15% बन गया, और उसके बाद में भाजपा गठबंधन का जो है वो बन गया 44%। तो देखिए कहीं ना कहीं नीतियों में लैग, आपने कोई ना कोई पॉलिसीज में लैग किया होगा जिस वजह से आपको उस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ा। तो इसमें देखिए सुधार करके आप बताएं कि भाई हम लोग बेहतर विकल्प हैं, हम आपके लिए ओबीसी के लिए इतना बेहतर आगे करेंगे। तो चलिए एक जिससे सवाल आपको मैं सही जवाब से दोबारा- पूछना चाहूंगी। एक सवाल, ओबीसी वर्ग के लिए जो आरक्षण है वो 1993 में शुरू की गई। अब इस निर्णय के बाद सिविल सेवा अधिकारियों का पहला बैच जो था 1995 बैच का रहा, जो कि 95 बैच के अधिकारियों को अभी तक सचिव पद के लिए वो पात्र ही नहीं है, अभी एलिजिबल नहीं हुए 95 से अगर हम जोड़ें तो। ऐसे में राहुल गांधी ने सदन में जो कहा था कि आपके यहाँ चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव और सचिव ओबीसी के हैं ही नहीं, तो ये तो पूरा का पूरा जो आरोप है यही निराधार है। नहीं, निराधार कैसे, आप बताइए। नहीं, ये निराधार है, कैलकुलेशन ही गलत। आप आरोप लगा रहे हैं, वो भी सदन के अंदर, संसद के अंदर। प्रश्न पूछे किससे? मेरा सवाल सही है, जवाब देंगे। प्रधानमंत्री के अधीन जो होते हैं, प्रधानमंत्री चाहे ले सकते थे, नहीं लिया उन्होंने, दिक्कत इस अरे अरे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे कर सकते हैं? क्या बोल रहे हैं आप? मैडम अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, सवालों में आप फंस जाते हैं तो फिर कहते हैं प्रधानमंत्री रख सकते थे। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो गया? नहीं कैसे हो गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आप बताइए ना किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया? अरे रुक जाइए, अरे जवाब जी को जिसमें, अच्छा जवाब, इस सवाल पे जवाब तो देने दीजिए। धनंजय गिरी जी, धनंजय गिरी जी, मुझे इस सवाल पे जवाब देने दीजिए। केवल दो ऋतु जी प्लीज मुझे जवाब देने दीजिए सही जवाब से। आप तब से कह रहे थे कब आया,
आप बताइए 93 से लेकर के 95 में बैच आया, उसके बाद फिर 95 से अभी तक वो बैच पूरा लॉट एलिजिबल नहीं है चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल के लिए, उस पद के लिए पात्र ही नहीं है। जब होंगे तब उन्हें बना दिया जाएगा। इस पर तो आरोप ही निराधार है। नहीं, निराधार नहीं। देखिए रीजन क्या होता है, जब जब कोई भी विपक्ष इनसे सवाल करता है तो आए बाएं दाएं जो है भारतीय जनता पार्टी भागने लगती है। उसका रिपोर्ट झूठ बोलेगी, अरे रिपोर्ट की बात नहीं है प्रीति, रिपोर्ट की बात नहीं है। सुनिए, सब शब्द सुनिए। अरे ऑनलाइन सारे डेटा अरे मुझे पता है प्रीति, सब्र कर लीजिए थोड़ा सा। मैं आपसे सिंपल दो बातें कह रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के अधीन, अरे सब्र कर लीजिए भाई। आप सीधा बताइए ना, प्रीति जी ने आपसे जो सवाल पूछा उसका सीधा क्या जवाब है? आप सीधा सवाल सुन लीजिए, सुन लीजिए उसका सीधा। और उसके बाद में खड़ा होकर मोदी का विरोध, उसका नहीं, मोदी का विरोध नहीं, भारतीय जनता पार्टी की उस आइडियोलॉजी का विरोध है। वो आइडियोलॉजी तब से पनपी हुई है जब मंडल का विरोध करा जा रहा था। वही सवाल खड़ा होता है, वही सवाल खड़ा होता है। और आज भी वही सवाल, आज भी बिल्कुल एज इट इज वही का वही खड़ा हुआ है जब आपसे सवाल करा जाता है। आपने विरोध करा, आपका सबसे पहला विरोध अगर आरक्षण का विरोध हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा। किसने नहीं? इसमें तो भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज होगी। क्यों आप जो थे विरोध कर रहे थे? अगर इतना ही आप ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे और ओबीसी के हितैषी थे तो विरोध में क्यों थे? आप अगर इतने हितैषी बन रहे थे तो विरोध में क्यों थे आप? आपसे यही तो सवाल बन रहा है। क्यों आपने जो मंडल का विरोध करा, क्यों विरोध करा? और आज नहीं, सबसे पहले विरोध किसने करा? भारतीय जनता पार्टी ने करा भाई, भारतीय जनता पार्टी ने करा, किसी और ने नहीं करा। और आज तक मानसिकता के लोग जो है वो तकनशी बैठे हुए हैं। पहले समय कम है, ओबीसी समाज से क्यों नहीं आया? समय कम है, बता दें, एक भी समय कम है, ओबीसी समाज से क्यों नहीं आया? चलिए बताइए। समय कम है। एक थोड़ा थोड़ा करके आप लोग सब बोलिए ऋतु, उसके बाद दिनेश जी बोलिए। देखिए प्रीति, ये जो लड़ाई है ये सामाजिक न्याय की लड़ाई वो ठीक है, लेकिन डेटा आप संसद में गलत देखिए, किसी को झूठ थोड़े बोल सकते हैं। नहीं, झूठ तो बोला ही नहीं, कहाँ झूठ बोला? मैं कह रही हूँ कि आप ओबीसी कैटेगरी के आप सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी लेवल की बात करती हैं कि वहां पोस्टेड क्यों नहीं है पीएमओ में, लेकिन 1995 बैच से जो आ रहे हैं आईएएस अधिकारी, जो जाके वहां पर चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल के पद के लिए उम्मीदवार होंगे, जो एलिजिबल होंगे, वो क्राइटेरिया अभी तक पात्र ही नहीं है। वो देखिए, ये मैं क्या कह रही हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुन रही है। मैं कह रही हूँ ये लड़ाई यही तो है, सामाजिक न्याय की लड़ाई ही तो लड़ रहे हैं। यही तो कह रहे हैं कि वो आबादी जो देश की आधी आबादी होती है उसको हक नहीं मिल रहा है। ये 65 साल में नहीं समझ में आया जब आप सरकार में थे। कम आप बता दीजिए, समझते रहे, आप क्यों नहीं किया? अरे 65 साल आपने इस देश के पिछड़ों आप ऐसे को मत कुछ क्यों करिए। समझा? आप ये कांग्रेस बता पार्टी दीजिए, ने 65 साल तक इस देश के आप ये बता पिछड़ों को दीजिए समझा। मेरे को। 65 साल तक कांग्रेस ने इस देश के पिछड़ों को पांव पोंछ क्यों समझा? इस देश के अरे दलितों तो को महिला आरक्षण में लाए क्यों नहीं? यही तो सवाल है। आप अरे ओबीसी को पाव कोटा नहीं दे पोछ रहे। आपने समझा, पाव पोछ आप समझते हो, हम नहीं समझते। हम लोगों ने पिछड़ों अगर आप को जो पाव पोछ नहीं प्रधानमंत्री- समझते तो प्रधानमंत्री आज जब आरएसएस का पिछड़ा कम से कम है, एक अधिकारी तो बैठा हुआ ओबीसी जो होता प्रवक्ता भाई, पिछड़ा एक समाज तो का है। होता। आज आप प्रधानमंत्री बताओ, पिछड़े समाज का है। आप रक्षा हमारी चिंता मंत्रालय, करेंगे। आप अरे रक्षा आज हम खुद मंत्रालय सक्षम है, ओबीसी को, आज हम आप खुद रक्षा सक्षम है अपनी मंत्रालय चिंता दोगे कर क्या लेने के ओबीसी लिए। को? आप आपके बताओ ना, जैसे मुनाफे आप बताओ ना मक्कार लोग मुझे। नहीं चाहिए। अरे ये आप- फर्जी छोड़ दीजिए, आप चिंता करना फाइनेंस हमारी। मिनिस्ट्री ये दोगे फर्जी ओबीसी चिंता को? करना छोड़ दीजिए। प्रीति, ये आप बोलने फर्जी नहीं चिंता दे रहे, बंद फिर कर ऐसे दीजिए। बात नहीं होगी। आप दूसरे के बीच में बोलेंगी, आप दूसरे के बीच में कूद के बोलेंगी। धनंजय आप हमारी जी। चिंता करेंगी, आप हमारी चिंता करेंगी। अरे प्रधानमंत्री अरे मैं आपसे- अब जवाब आप ही से मांग रही हूँ ना। समाज का राजनीतिक आप ही से तो ठीक है, अब आप लोग रुक जाइए प्लीज। नहीं, आप लोगों ने बहुत डिस्टर्ब किया डिबेट को, प्लीज दोनों रुक जाइए। अब दिनेश जी, ये जो मेरा सवाल है, जो मैंने आपसे कहा 1993 में जब ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन आरक्षण जब बना, जब आया, स्टार्ट हुआ, 95 बैच जो अभी एलिजिबल ही नहीं हुआ चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल की ओबीसी कैटेगरी से, उसको लेकर के सीधा वार करना, ये तो झूठ बोलना हुआ ना एक तरह से। झूठ नहीं है प्रीति, आप ये बार-बार अभी जवाब नहीं दीजिए, बोल बोला गया। ऋतु जी प्लीज अब सुनिए। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले कोई भी आप काम करें, आरोप लगाएं, लेकिन पूरी स्टडी करके, पूरा रिसर्च करके लगाएं कि हाँ भाई इसमें तथ्य कितना है और तथ्यहीन कितना है, क्योंकि उससे बिना मतलब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। समय बिल्कुल नहीं है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए तमाम मेहमान, और साथ ही सत्ता में ये जो ओबीसी का पथ है, ये किसको विजय पथ की तरफ लेकर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। राजनीतिक समीकरण, जातीय समीकरण, SC ST OBC और साथ ही नारी बंधन अधिनियम भी, इन सब को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक तरफ अपने अपने